दोस्तों, हम बचपन से सुनते आए हैं कि हर व्यक्ति की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। रोटी, कपड़ा और मकान। और जब बात आती है मकान की यानी कि प्रॉपर्टी की, तो जब हम प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, चाहे वो दुकान की प्रॉपर्टी हो या घर की प्रॉपर्टी हो या किसी भी प्रकार की लैंड हो, तो उस पर लगती है रजिस्ट्री और हम करवाने जाते हैं रजिस्ट्री। आखिर ये रजिस्ट्री क्या होती है और रजिस्ट्री के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, इसमें कौन कौन से शुल्क लगते हैं, इसका पंजीकरण करवाने का प्रोसेस क्या है और इसमें किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आज इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे और इन सारी बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गवर्नमेंट पॉलिसी के एक्सपर्ट विष्णु गोयल जी, जो कि बहुत ही बड़ी बड़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। CII, 40, जे क्लब और ऐसी कई अन्य संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं। सो विष्णु जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो विष्णु सर, सबसे पहले आपसे वही सवाल पूछना चाहेंगे कि आखिर ये रजिस्ट्री जिसे हम सुनते रहते हैं, ये क्या होता है? हम सभी व्यक्ति समय समय पर अपने रहने के लिए, अपने बिजनेस के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी खरीदते रहते हैं। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हम सरकारी विभाग के अंदर रजिस्ट्री के लिए जाते हैं। रजिस्ट्री क्या है? आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसका सरकारी विभाग में पंजीकरण, वो उसको हम रजिस्ट्री कहते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप देखेंगे कि जो हम रजिस्ट्री कराते हैं उनमें से 80% रजिस्ट्री में आपको कोई ना कोई गलती मिलेगी। ये गलती क्या हो सकती है? ये गलती नाम की हो सकती है, एड्रेस की हो सकती है, प्रॉपर्टी की डिटेल की हो सकती है, अमाउंट की हो सकती है, DLC रेट की हो सकती है, एरिया कैलकुलेशन की हो सकती है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 80% रजिस्ट्री में आपको कोई ना कोई गलती मिलेगी। इसका क्या प्रभाव होता है? जब भी हम आगे फर्दर काम करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नाम ट्रांसफर कराते हैं, बैंक में लोन लेने जाते हैं, तो हमें मालूम चलता है कि बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। तो रजिस्ट्री कराते समय आपको बहुत ध्यान रखना है कि DLC रेट क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, इसके चार्जेज कितने लगते हैं, आपके ऊपर कौन सी रेट एप्लीकेबल है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि हम जब भी कोई रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो 2 तरह के चार्जेज लगते हैं। पहला है स्टाम्प ड्यूटी और दूसरा है रजिस्ट्रेशन चार्जेज। स्टाम्प एक्ट में लगभग 250 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है। कुछ डॉक्यूमेंट की रेट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड की गई है और कुछ डॉक्यूमेंट्स की रेट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की गई है। जो प्रमुख रूप से हम डॉक्यूमेंट काम में लेते हैं वो है सेल डीड, गिफ्ट डीड, पार्टीशन डीड, मॉर्गेज, रेंट एग्रीमेंट, बिल, फैमिली सेटलमेंट। ये प्रमुख डॉक्यूमेंट है जो हमारे डेली लाइफ में काम आते हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट्स पे 2 तरह के चार्जेज लगते हैं, स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेज। आपने हमें इतने सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया जिनके बारे में तो शायद हमें जानकारी ही नहीं थी, लेकिन अब एक सवाल उठता है जो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आखिर इतने सारे डॉक्यूमेंट्स में से कौन से ऐसे खास डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका पंजीकरण करवाना अनिवार्य है, यानी कि कंपलसरी है, और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका पंजीकरण अनिवार्य नहीं है? तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी हम अपने लिए कोई भी मकान परचेज कर रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए दुकान परचेज कर रहे हैं, फ्लैट परचेज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर रहे हैं और उसकी वैल्यू 100 रुपीज़ से ज़्यादा है, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो हम परचेज कर रहे हैं उसकी वैल्यू 100 रुपीज़ से ज़्यादा है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना, पंजीकरण कराना अनिवार्य है। यानी किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो 100 रुपीज़ से कम है तो उसका पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। एक बात और है, यदि आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको आप गिफ्ट दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, तो भी उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको हम डोनेट दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। जनरली हम देखते हैं कि बहुत सारे व्यक्तियों के पास मकान है, दुकान है और वो उसका रेंट एग्रीमेंट करते हैं, उसको किराए पे देते हैं। जब भी हम अपनी प्रॉपर्टी को लीज पे देते हैं, किराए पे देते हैं, तो उसका रेंट एग्रीमेंट तैयार करते हैं, लीज एग्रीमेंट तैयार करते हैं। यदि आपका रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट 1 ईयर से ज़्यादा है तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। जनरली हम देखते हैं कि लोग 11 मंथ्स का ही रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं। यदि आपका रेंट एग्रीमेंट 11 मंथ्स का है तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। बहुत से व्यक्ति प्रॉपर्टी की सेल डीड नहीं बनाते हैं, वो सेल एग्रीमेंट बना लेते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, आपके द्वारा उसका पूरा पेमेंट कर दिया गया है, लेकिन उसकी रजिस्ट्री नहीं करा रहे हैं, आप सेल एग्रीमेंट बना रहे हैं और आपने प्रॉपर्टी पे पोजीशन ले लिया है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इसी तरह से पावर ऑफ अटॉर्नी है, आप किसी भी प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी ले रहे हैं और आपने उसे पेमेंट कर दिया गया है और आपने पोजीशन भी ले लिया है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। जनरली हम देखते हैं कि बहुत से व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी की विल बनाते हैं
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विल कितनी भी वैल्यू की हो, कितनी भी बड़ी प्रॉपर्टी की हो, उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। तो अब ये स्पष्ट हो गया है कि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 100 रुपीज से कम है, रेंट एग्रीमेंट 11 मंथ्स का ही है यानी 1 ईयर से कम है, तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। सर, हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका एक अपना घर हो, और जिसके पास घर है वो सोचता है कि उसका एक फार्म हाउस हो या फिर एक और फ्लैट हो या फिर कोई शॉप हो। किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को हर इंसान बढ़ाना चाहता है। लेकिन अभी आपने एक बात कही है कि जब हम रजिस्ट्री कराते हैं तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी सी गलतियां हो जाती हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब कोई व्यक्ति रजिस्ट्री करवाने जा रहा है प्रॉपर्टी खरीदते समय, तो उसे अपने लिए किस प्रकार का डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाना चाहिए और उस पर किस प्रकार का स्टाम्प ड्यूटी लगता है, जिसका रेट क्या है, और सबसे बड़ी बात अब आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इसके साथ साथ उसे खास किस बात का ध्यान रखना चाहिए और सरकार के द्वारा उसे क्या छूट दी गई है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है और उसको हम कहते हैं सेल डीड, कन्वेंस डीड। अब ये सेल डीड होती है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम उसका सेल कंसिडरेशन यानी प्रतिफल का पेमेंट करते हैं और प्रॉपर्टी हमारे नाम से ट्रांसफ़र हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो उसमें बायर और सेलर दोनों का होना जरूरी है, प्रॉपर्टी का होना जरूरी है और सेल कंसिडरेशन का यानी प्रतिफल का होना जरूरी है। जब हम रजिस्ट्री कराते हैं तो हम उसमें मेंशन करते हैं कि जो सेल कंसिडरेशन है वो हमने पे कर दिया है या हम फ्यूचर में पे करेंगे, या कुछ अमाउंट हमने अभी पे कर दिया है, कुछ हम बाद में पे करेंगे, कुछ हम पोस्ट पेड चेक भी दे सकते हैं। ये सारी चीज़ रजिस्ट्री के अंदर लिखी जाती है। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होना जरूरी है। कुछ व्यक्ति सेल एग्रीमेंट के माध्यम से या पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। आर्टिकल 21A में स्पष्ट किया गया है कि यदि आप सेल एग्रीमेंट या पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करते हैं जिसमें सेल कंसिडरेशन आपने पे कर दिया गया है और प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लिया है और आपने पावर ऑफ अटॉर्नी में लिखा है कि इसको कैंसिल करने का कोई इरादा नहीं है, तो भी उसको सेल माना जाता है और उसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। यदि आप राजस्थान में कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो स्टैम्प ड्यूटी की जनरल रेट है 6% और उस पर 30% सरचार्ज लगता है, यानी आपको 7.8% की रेट से स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है और साथ में 1% है रजिस्ट्रेशन चार्जेज। यानी राजस्थान में कोई भी आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो एक जनरल रेट है 7.8%। गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी छूट दी गई है। ये छूट डिपेंड करती है कि आप कौन हो। लेडीज के लिए अलग छूट है, जेंट्स के लिए अलग छूट है, सीनियर सिटीजन के लिए अलग छूट है, आपकी प्रॉपर्टी कहाँ है, आपके प्रॉपर्टी का साइज क्या है, आप किस पर्पज के लिए प्लॉट ले रहे हैं, आप किस पर्पज के लिए लैंड परचेज कर रहे हैं, फ्यूचर में आपका क्या प्रोजेक्ट है, बहुत सी तरह की छूट दी गई है। तो आप कोई भी प्रॉपर्टी जब परचेज कर रहे हैं तो जनरल रेट से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइए। आप देखिए कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, किस तरह की प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं। आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपके लिए अलग रेट है, गिफ्ट कर रहे हैं तो अलग रेट है, फैमिली सेटलमेंट कर रहे हैं तो अलग रेट है। आपको कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते समय इन सब बातों का ध्यान रखना है। सर, अभी आपने जनरल स्टैम्प ड्यूटी के बारे में तो बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, लेकिन आपने कुछ खास बातें इसमें फोकस ऑन की हैं, जैसे महिलाओं के बारे में या फिर सभी को समानता के नज़रिए से देखते हुए एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए SC ST वर्ग के लिए एक अलग छूट दी गई है। इस तरह की बातें अभी आपने यहाँ कही है। और एक और बात कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति आकर के राजस्थान में लैंड परचेज करके अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो सरकार द्वारा उसे क्या छूट दी गई है। अब हम आपसे चाहेंगे कि आप इन सारी बातों को हमें डिटेल में समझाइए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये छूट है केवल बाहर से जो व्यक्ति आके राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करेंगे उनके लिए नहीं है, सभी के लिए। राजस्थान में भी कोई व्यक्ति रह रहा है, वो ये सब अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है, अपना उसके लिए कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है तो उसको भी सारी छूट है। कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो उनको भी सारी छूट है। अब जो मैंने आपको जो स्टैम्प ड्यूटी की रेट बताई थी वो 7.8% बताई थी, वो एक जनरल रेट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के द्वारा इतनी सारी छूट दी गई है और 90% लोगों को तो इस छूट का मालूम ही नहीं होता है और वो इसका फ़ायदा नहीं ले पाते हैं और लाखों रुपए का उनको नुकसान हो जाता है, क्योंकि ये जो छूट है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री ही लेनी पड़ती है। इसका कोई रिफंड नहीं होता, बाद में आपको कोई छूट नहीं मिलती, बाद में इसमें किसी भी तरह का अमेंडमेंट नहीं होता है। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो सरकार की तरफ से क्या क्या छूट दी गई है मैं आपको उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि कोई भी महिला अपने नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर रही है तो उस समय स्टैम्प ड्यूटी में उनको 1% की छूट दी गई है, यानी जो जनरल स्टैम्प ड्यूटी थी 6%, उसकी जगह 5% लगेगी। यदि कोई भी लेडीज ST SC है
वो परचेज कर रही है तो उनको 1% की और छूट है। और यदि कोई व्यक्ति हैंडीकैप्ड है तो उसको भी 1% की स्टैम्प ड्यूटी में छूट दी गई है। इसके अलावा कोई भी सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन को भी स्टैम्प ड्यूटी में छूट दी गई है और सीनियर सिटीजन को रजिस्ट्रेशन चार्जेज में भी 50% की छूट दी गई है, यानी उसको 1% की जगह 0.5% से ही रजिस्ट्रेशन चार्जेज पे करना होगा। यदि आप राजस्थान में कोई भी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, होटल लगाना चाहते हैं, हॉस्पिटल लगाना चाहते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं तो आपको स्टैम्प ड्यूटी में 100% की छूट दी गई है। इन सब चीज़ों के लिए आपको गवर्नमेंट से एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट इशू कराना होता है। बहुत से व्यक्तियों को कन्फ्यूजन होता है कि हमें तो छूट मिलेगी नहीं, हम एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर रहे हैं, हमारे ऊपर ये लागू नहीं होता है, हमें रिको से एनओसी की जरूरत होती है, हम बाद में रिफंड करा लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यदि आपको छूट लेनी है तो आपको पहले अप्लाई करना है, रजिस्ट्री के समय एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट को वहाँ हम जमा कराएंगे, फिर आपको छूट मिलेगी। तो आप देखिए कि आप जो भी लैंड परचेज कर रहे हैं, राजस्थान में इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो कौन सी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, उस पर गवर्नमेंट की तरफ से क्या छूट है, आप उसके लिए अप्लाई करिए और गवर्नमेंट के द्वारा जो छूट दी गई है उनका फ़ायदा लीजिए। विष्णु जी, अभी आपने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि भिन्न भिन्न कैटेगरीज में किस तरह के छूट के प्रावधान हैं। लेकिन अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट देना चाहता है या फिर डोनेट करना चाहता है, यानी कि दान में देना चाहता है, तो उस पर किस प्रकार की स्टैम्प ड्यूटी के प्रावधान है? क्या सरकार के द्वारा इसमें भी कोई छूट दी गई है? अगर दी गई है तो आप हमें इसके बारे में बताइए। गिफ्ट लेना सभी को अच्छा लगता है। गिफ्ट और डोनेशन के बारे में सभी को बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि हम कोई भी प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे रहे हैं, डोनेशन में दे रहे हैं तो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें गिफ्ट को समझना जरूरी है। गिफ्ट क्या है? सबसे पहले इसमें डोनर होना चाहिए, डोनी होना चाहिए, प्रॉपर्टी होना चाहिए और वो नेचुरल लव ऑफ अफेक्शन, मतलब बिना किसी दबाव के प्रॉपर्टी हम किसी दूसरे को देते हैं तो वो गिफ्ट कहलाती है। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई नहीं होता है। और गिफ्ट में यह होना चाहिए कि हम उस प्रॉपर्टी को वापस नहीं ले सकते। इसमें कुछ टर्म्स कंडीशन हो सकती है, लेकिन एक जनरल गिफ्ट में यह माना जाता है कि वो प्रॉपर्टी हमें वापस नहीं मिलेगी। हमने एक बार उसको गिफ्ट दे दिया, डोनेशन दे दिया, तो हम उसमें वापस लेने के अधिकारी नहीं रहते हैं, तो उसको हम गिफ्ट कहते हैं। गिफ्ट पे जो टैक्स लगता है मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही टैक्स लगता है, लेकिन गिफ्ट पे सरकार ने बहुत सारी छूट दी है और ये डिपेंड करता है कि आप गिफ्ट किसको दे रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपनी वाइफ को गिफ्ट दे रहे हैं तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी 100% एग्जम्प्ट है। आप अपनी डॉटर को गिफ्ट दे रहे हैं तो भी स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्प्ट है। हाँ साथियों, आप अपनी डॉटर इन लॉ को भी गिफ्ट दे रहे हैं तो भी स्टैम्प ड्यूटी 100% एग्जम्प्ट है। यानी आपको गवर्नमेंट ने वाइफ को, डॉटर एंड डॉटर इन लॉ को गिफ्ट देने पे 100% स्टैम्प ड्यूटी में छूट दी है। यदि आप अपने रिलेटिव को गिफ्ट दे रहे हैं तो भी इस गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी में इसमें छूट दी है। और यदि कोई भी विडो है और उसका कोई भी रिलेटिव उसको गिफ्ट दे रहा है तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी में 100% की छूट है। अब ये स्पष्ट हो गया है कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट देते हैं, डोनेशन देते हैं, तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी कितनी लगेगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि गिफ्ट देने वाला कौन है, गिफ्ट लेने वाला कौन है। उसी के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी का निर्धारण होता है। तो आप जब भी कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका रिलेशन क्या है, उसके हिसाब से आप पूरी छूट ले रहे हैं नहीं ले रहे, इसको ध्यान में रखते हुए आपको रजिस्ट्री करानी है। सर, वसीयत शब्द पहले बहुत कम सुनने में आता था, लेकिन जब से कोविड जैसी महामारी आई है लोग अपनी वसीयत तैयार करने लगे हैं। आखिर ये वसीयत क्या है और क्या वसीयत पे भी किसी प्रकार की स्टैम्प ड्यूटी लगती है या कोई छूट है, कोई प्रावधान है? तो आपसे निवेदन है कि आप हमें ये वसीयत के बारे में भी बताइए। आपने एकदम सही कहा है, लाइफ एकदम अनसर्टेन है, इसीलिए आज बहुत से व्यक्ति अपनी वसीयत बनाने लग गए हैं। वसीयत के बारे में मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले कि वसीयत कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ टाइम में कितनी भी वसीयत बना सकता है, इसमें कोई रोक नहीं है। वसीयत का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि वो उसको रजिस्ट्रेशन कराना चाहे तो उसको रजिस्ट्रेशन करा सकता है। उसमें स्टैम्प ड्यूटी में 100% की छूट है, आपको किसी भी तरह की कोई स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करनी है। वसीयत करता है कि डेथ के बाद में ही इफेक्टिव होती है और जो उसकी लास्ट वसीयत होती है वही फाइनल वसीयत मानी जाती है। एक जो मैं इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति अपनी वसीयत को पूरे इंडिया में कहीं भी रजिस्टर करा सकता है। जहाँ प्रॉपर्टी है वहाँ वसीयत को रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है। यदि आपकी प्रॉपर्टी राजस्थान में है और आप चाहते हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी की वसीयत दिल्ली में रजिस्टर कराएं तो आप दिल्ली में भी उसकी रजिस्ट्री करा सकते हैं।
सर, हमारे भारत में वसुदेव कुटुंब की परंपरा सदैव विराजमान रही है और आज भी कुछ परिवार संयुक्त परिवार के रूप में रहते हैं। लेकिन जब मुखिया की मृत्यु हो जाती है, यानी कि उसकी डेथ के बाद विभाजन जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उस समय हक त्याग जैसा निर्णय लेना चाहिए या फिर विभाजन पत्र की तरफ ध्यान देना चाहिए? ऐसा क्या करना चाहिए कि उसका रजिस्ट्री आराम से हो जाए और इस पे अधिक खर्चा भी ना लगे? इसमें किस प्रकार की स्टैंप ड्यूटी लगती है, इस पर सरकार द्वारा क्या क्या छूट दी गई है, इसके बारे में आप विस्तृत रूप से बताइए। आपने एकदम सही कहा है। हमारे देश के अंदर जॉइंट फैमिली की परंपरा चली आ रही है और अभी भी बहुत सारी ऐसी फैमिली है जो जॉइंट फैमिली के रूप में रह रहे हैं। उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनका बिजनेस है, वो एक जॉइंट फैमिली के रूप में चला रहे हैं। अब आजकल टाइम चेंज हो गया है, समय परिवर्तन हो गया है, तो बहुत सारी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने भी इसको समझा है और बहुत सी तरह की छूट दी है। अब हमें समझना है कि गवर्नमेंट के क्या क्या प्रोविजन है और हम क्या चाहते हैं। जब भी कोई प्रॉपर्टी है जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग व्यक्ति हैं जिनका उनका हिस्सा होता है, यदि किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें जो जो उनके हिस्सेदार होते हैं तो उनके लिए बहुत सारी प्लानिंग है। वो उसके अंदर अपनी प्रॉपर्टी के अंदर हक त्याग कर सकते हैं, यानी रिलिंक्विश डीड के द्वारा भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं और वो सभी व्यक्ति मिलके एक फैमिली सेटलमेंट कर सकते हैं। फैमिली सेटलमेंट करने के बाद में अलग अलग व्यक्ति को जो जो प्रॉपर्टी मिलती है उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यदि फैमिली सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं तो वो डिवाइडेशन डीड बना सकते हैं। तो ये हमें डिपेंड करता है कि उनकी प्रॉपर्टी किस तरह की है, उनका क्या क्या है, किस व्यक्ति का कितना हिस्सा है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी यानी हम रजिस्टर्ड कराते हैं तो उसमें गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी में 100% की छूट दी गई है और इवन रजिस्ट्रेशन चार्जेज में भी काफ़ी छूट दी गई है। मतलब आपको जो 1% रजिस्ट्रेशन चार्जेज नहीं लगेगा। इसके कुछ टर्म्स कंडीशन है वो फॉलो होनी चाहिए, पैतृक संपत्ति होनी चाहिए, रिलेटिव होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं हक त्याग की। कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें पैतृक प्रॉपर्टी है और जिसमें रिलेटिव है, उसके को ओनर है और एक कोई भी को ओनर दूसरे को ओनर के पक्ष में अपना हक त्याग कर सकता है, तो उसके अंदर स्टैम्प ड्यूटी की 100% छूट है और उनको एक मामूली अमाउंट के रूप में रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करना होता है। बहुत सारी प्रॉपर्टी है और हम उसका फैमिली सेटलमेंट करना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि जो प्रॉपर्टी एक व्यक्ति के पास हो वो दूसरे के पास हो या जिसके नाम से प्रॉपर्टी है वही उसके पास जाए। ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति के नाम जब डिवाइडेशन होता है, फैमिली सेटलमेंट होता है, तो एक प्रॉपर्टी का जो नाम होता है वो दूसरे के पास भी जा सकती है। इसमें भी आपको स्टैम्प ड्यूटी में गवर्नमेंट ने 100% की छूट दी है। इसकी कुछ टर्म्स कंडीशन है वो हम फॉलो करके देखते हैं तो हम इसका छूट का फ़ायदा ले सकते हैं। इसी तरीके से फैमिली सेटलमेंट नहीं करके अपन डिवाइडेशन विभाजन पत्र भी बना सकते हैं, तो उसमें भी स्टैम्प ड्यूटी की छूट है। तो सर, अभी आपने हमें बहुत सारी बातों के बारे में जानकारी दी, चाहे वो विक्रय पत्र था या फिर विभाजन पत्र था, वसीयतनामा था या फिर कोविड में आने वाली समस्याओं से जुड़े हुए जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें थी, उसके बारे में आपने हमें बताया। लेकिन अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में और ऐसा क्या नया हम लाने वाले हैं हमारे दर्शकों के लिए जो इस बजट से जुड़ा हुआ भी होगा और उनके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो स्टैम्प एक्ट है ये बहुत बड़ा एक्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ है। एक एक चीज़ पे हम घंटों डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल। हम डीएलसी रेट के बारे में बात करेंगे। डीएलसी रेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जब भी हम रजिस्ट्री कराते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी किस चीज़ पे लगेगी, वो डीएलसी रेट पे लगेगी। अब डीएलसी रेट क्या लगनी चाहिए, इसमें बहुत बड़ा वो पॉइंट है। इसमें बहुत सारी मिस्टेक होती है। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग डीएलसी रेट है। जनरली हम जो कन्फ्यूजन हो जाते हैं और हमें काफ़ी लाखों रुपए का नुकसान होता है। सेकंड, पावर ऑफ अटॉर्नी का है। पावर ऑफ अटॉर्नी के क्या रूल्स रेगुलेशंस है। इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप फर्म के अंदर यदि कोई प्रॉपर्टी है तो उसमें पार्टनर्स जब जाएगा, फर्म सेल करेगी, उसके क्या प्रोविजन है। बहुत सारे प्रोविजन है स्टाम्प एक्ट में जो आप लोगों को बहुत जानना जरूरी है, आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। लेकिन समय का अभाव है तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए ये सारी चीज़ें हम जल्दी ही लेके आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी सर। तो दर्शकों, देखा आपने कि आगामी हमारे आने वाली वीडियोस में आपके लिए किस तरह की बेनिफिशियल यूजफुल जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। तो आप हमारे संपर्क में बने रहें और नई नई अपडेशंस का फायदा उठाते रहें। तब तक हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।